हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th की हिंदी विशिष्ट स्वाति को। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं आगे के पार्ट को। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने हिंदी गद्य का इतिहास समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं हिंदी गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य की विधाओं को मुख्यतः मुख्य और गौण दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हिंदी की जो गद्य की विधाएं हैं उनको मुख्य और गौण दो भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य विधाएं नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना। और गौड़ विधाएं हैं जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, यात्रा व्रत, रेखाचित्र, संस्मरण, पत्र विधा, साक्षात्कार। संक्षेप में इनका विकास व रूप निम्नानुसार है। तो आइए जानते हैं इनका विकसित रूप। नाटक, एकांकी विधा। नाटक, एकांकी दोनों दृश्य विधा हैं। संस्कृत में नाटकों की समृद्धशाली परंपरा रही है, जिसमें महाकवि कालिदास भवभूति उल्लेखनीय हैं। हिंदी नाटकों की परंपरा भारतेंदु से मानी जाती है। भारतेंदु के अंधे नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, बालकृष्ण भट्ट की मेड़ी सहार इस युग की प्रमुख नाटक हैं। नाटकों में रूपक, प्रहसन, व्यायोग, नाटिका, भाड़, सट्टक जैसे नाट्य रूपों को भी अपनाया गया है। साथ ही फारसी थिएटर भी सक्रिय था। तो नाटक की मुख्य विधाएं हैं और नाटक को विभिन्न प्रकार नाटककारों ने लिखकर उसको प्रस्तुत किया है। पहले जो था संस्कृत भाषा प्रचलित थी, तो संस्कृत भाषा में कालिदास और भवभूति का नाम उल्लेखनीय है। और आगे चलकर खड़ी बोली प्रचार प्रसार में आई। तो खड़ी बोली के टाइम पर भारतेंदु जी ने बहुत सारे नाटकों को अपने द्वारा लिखा। भारतेंदु के पश्चात जयशंकर प्रसाद का नाम नाट्य क्षेत्र में अग्रणी है। उनके ध्रुव स्वामी, करुणालय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक परिवेश पर आधारित थे। तो जो भारतेंदु थे, भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद जी आए। उन्होंने भी बहुत सारे नाटक लिखे जो कैसे थे, ऐतिहासिक परिवेश पर ऐतिहासिक रूपरेखा लिए हुए थे। प्रसाद के अतिरिक्त उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, राममोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती का नाम भी उल्लेखनीय है। एकांकी विधा वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी में संकलन, त्रय, कार्य, समय, स्थान महत्वपूर्ण होता है। एकांकी विकास की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के एक घूट संवत 1983 को आधुनिक एकांकियों में प्रथम माना जाता है। इसके पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा, चारू मित्र, रेशमी टाई, सप्तकिरण, दीपदान, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा का नाम भी उल्लेखनीय है। तो एकांकी क्या होती है? एकांकी में किसी एक अंक का चित्रण किया जाता है। जैसे नाटक होता है, उसमें संपूर्ण भाग को दिखाया जाता है, नायक के, नायिका के, और जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के भाग को दर्शाया जाता है। और एकांकी में क्या होता है, किसी एक अंक को, उनके अच्छे या बुरे एक पल को ही दर्शाया जाता है। इसलिए एकांकी को हम एक अंक का प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। नाटक एकांकी में सामाजिक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति तथा समस्याओं का सूक्ष्म समाधान मिलता है। रंगमंचीय सार्थकता इस विधा के लिए आवश्यक है। रेडियो रूपक, संगीत रूपक, नाट्य, एकल नाट्य, गीति नाट्य इस विधा में सम्मिलित हैं। तो नाटक एकांकी क्या कह सकते हैं इसको? सूक्ष्म समाधान, मतलब जो उपन्यास होते थे या बहुत बड़े बड़े महाकाव्य होते थे, उनका सूक्ष्म रूप भी हम नाटक एकांकी के रूप में देख सकते हैं। नाटक में क्या होता है, थोड़ा सा बृहद रूप रहता है, और एकांकी उससे छोटा रूप होता है।
आइए जानते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना। उपन्यास में प्रसादन अर्थात आनंद का भाव निहित है। हिंदी उपन्यास लेखन विधा का प्रारंभ भारतेंदु से ही दिखाई पड़ता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो 1882 में माना जाता है लिखा हुआ। भारतेंदु ने में अनुदित उपन्यासों के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, एआरी, जासूसी उपन्यास भी लिखे हैं। अनुदित का मतलब किसी का अनुवाद किया हुआ, किसी भाषा के अनुवाद करके, जैसे मलयालम, बंगाली या अंग्रेजी भाषा को अनुवाद करके लिखे हुए उपन्यास, वो अनुदित उपन्यास होते हैं। मौलिक उपन्यास जो मूल रूप से अपने द्वारा लिखे गए, अपनी मूल भाषा के द्वारा, उसको मौलिक उपन्यास कहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे, भारतेंदु जी ने अनुदित उपन्यास भी लिखे। उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी युग के लेखक प्रेमचंद का नाम उल्लेखनीय है। तो प्रेमचंद जी ने भी बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिनके मुख्य रूप से प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, कर्मभूमि, गबन, निर्मला जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को आधार बनाकर प्रेमचंद ने बिना वर्ग वर्ण भेद के मनुष्यता को सर्वोपरि मानकर कथा साहित्य लिखा है। तो आप पढ़ के देखना जरा, गोदान कितना अच्छा है, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास बहुत ही मार्मिक लिखे हुए गए हैं, यथार्थ को दिखाते हैं। तो आज तो इसके बहुत सारे नाटक भी बन गए हैं और इनको नेट द्वारा भी दिखाया पढ़ाया जाने लगा है। आप पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं इनके उपन्यास को। उनके उपन्यास एवं कहानियों में सामान्य व्यक्ति को सामान्य सरल भाषा में अभिव्यक्ति मिली है। उनकी भाषा में सहजता, वे उर्दू में प्रारंभ में लिखा करते थे, अतः हिंदी उर्दू का प्रभाव उनकी भाषा में मौजूद है। प्रेमचंद के अतिरिक्त यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, जैनंद का त्यागपत्र, आगे का शेखर एक जीवनी, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस और निर्मल वर्मा का लालटेन की छत आदि उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। तो यहाँ जो है बहुत सारे उपन्यासकारों ने बहुत सारे उपन्यास लिखे और उपन्यास को नई दृष्टि दी। अब आगे करते हैं कहानी। कथा सुनने की सामान्य प्रवृत्ति ने कहानी को जन्म दिया। प्राचीन काल से कहानियों की एक बृहद परंपरा रही थी। उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियों के रूप में कहानी का आरंभ विकास देखा जा सकता है। मूलतः कहानी वह गद्य रचना है जो कहानीकार की कल्पना, अनुभव के माध्यम से पात्रों में जीवन की किसी एक घटना का, चरित्र का सृजन करती है। कहानी में कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण, देशकाल, भाषा शैली व उद्देश्य प्रमुख तत्व के रूप में होते हैं। शैली की दृष्टि से ऐतिहासिक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक एवं डायरी शैली में भी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ तो आप सबको सुनने में बहुत अच्छी लगती होंगी। पहले क्या होता था, जो वेद पुराण हैं उनको पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता था, किसी को अच्छा नहीं लगता था, किसी को समझ भी नहीं आता था, क्योंकि संस्कृत भाषा तो सबको नहीं आती थी। तो उनको अपने रूप में, साधारण रूप से समझने के लिए कहानियों का निर्माण किया गया और कहानियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से लोगों के मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के माध्यम से इन सब चीज़ों को सुना जाने लगा और देखा जाने लगा। आज तो सब पिक्चर के रूप में, नाटक के रूप में हमको देखने भी मिल जाते हैं। तो कहानियों का ऐसे प्रादुर्भाव हुआ। हिंदी के आरंभिक काल में मनोरंजन को ध्यान में रखकर कहानियाँ लिखी गईं। इनमें लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र का इंसा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी मौलिक आख्यान हैं। तो छोटे छोटे पहले
कहानी को क्या मनोरंजन की दृष्टि से लिखा जाने लगा। तो पहले छोटे छोटे रूप में लिखा गया, फिर बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी गईं। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में श्री किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती दुलाई वाली बंग महिमा, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानियाँ आईं। इनमें से किसी एक को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की सिद्धि करने का प्रयास हुआ। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। संवेदना और शिल्प की दृष्टि से ये कहानी बेजोड़ हैं। 1916 में प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानी सामाजिक चेतना और सामान्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति का बहुत सुंदर व यथार्थ रूप चित्रित करती हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी में बूढ़ी काकी, ईदगाह, रामलीला, दो बैलों की कथा, फूस की रात और कफन है। प्रेमचंद के साथ ही जयशंकर प्रसाद ने भी वर्तमान के समाधान अतीत में खोजने के प्रयास में श्रेष्ठतम कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियों में मार्मिक संवेदना, सामाजिकता की प्रधानता थी। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं पुरस्कार, आकाशदीप मधुआ, गुंडा, प्रतिध्वनि, नीरा, ममता आदि। तो इस प्रकार की कहानियाँ लिखी जाने लगी। इसके अतिरिक्त सुदर्शन की हार की जीत, पिशंबरनाथ शर्मा कौशिक की ताई तथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र यशपाल जैसे कहानीकार अलग अलग भाव, संवेदना व विचार शैली की कहानियाँ लिख रहे थे। तो सभी ने अपने अपने भाव और संवेदना के अनुसार कहानियाँ लिखी। हिंदी कहानी का नवीन विकास भी दिखाई पड़ता है। इसमें मोहन राकेश, भीष्म साहनी, अमरकांत, ज्ञान प्रकाश, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन, फणेश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई का नाम उल्लेखनीय है। तो मुख्य रूप से इन लोगों के नाम जो है बहुत आगे आए कहानियों के समय में। स्वतंत्रता उत्तर युग में कहानी के क्षेत्र में अब नई कहानी लिखी जाने लग गई, जिसे अकहानी, संचेतन कहानी, समानांतर कहानी नामक विभिन्न आंदोलन हुए। इस प्रकार हिंदी कहानी पर्याप्त समृद्ध और ऊर्जावान होकर निरंतर विकासशील रही। तो आज भी कहानी का रूप हमको देखने को मिलता है। हम सब भी बहुत अलग अलग तरीके की कहानियाँ लिखते और सुनते हैं। कई हिंदी निबंध लिखने वाले हैं, वह कहानियों को बनाकर लिखते रहते हैं। ऐसे ही आगे और विधाएं प्रचलित हुई, जिसमें निबंध विधा भी आगे आई। निबंध का धात्वार्थ है सुगठित अथवा कसा हुआ बंध। निबंध का धात्वार्थ क्या हुआ? सुगठित कसा हुआ बंध। इस प्रकार निबंध में आकार की लघुता और विचारों की कसावट अनिवार्य है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें सीमित आकार में विषय को प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, संगति व संबद्धता के साथ किया जा सकता है। निबंध के 3 भेद माने जाते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, विचारमूलक और भावात्मक ललित निबंध। तो निबंध जो है बहुत ही सूक्ष्म कहा जाए या सुगठित रूप में निबंध हमारे सामने आया। तो जिसमें निबंध की विधा के बारे में, निबंध कैसे लिखे जाते थे? वर्णों की दृष्टि से सुगठित, विचारों की दृष्टि से सुगठित और भावों की दृष्टि से सुगठित निबंध लिखे जाने लगे। जैसा कि हमें पता है, पिछली वीडियो में जाना था कि भारतेंदु युग से गद्य की ये सारी विधाएं प्रचलित हुई और बहुत ही द्विवेदी युग में आकर यह सब बहुत ही समृद्ध हो गई। आगे जानते हैं। हिंदी में निबंध विधा का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से माना जाता है। विविध विषयों पर लिखित भारतेंदु के निबंधों में गंभीर तथा
व्यंग्य विनोद से पूर्ण भाषा, क्षेत्रीय मुहावरों, लोकोक्तियों, शब्दों का प्रयोग था। भारतेंदु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। शिव शंभू का चिट्ठा, यमलोक की यात्रा, बात आदि उल्लेखनीय निबंध हैं। द्विवेदी काल निबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। इस काल में विचारात्मक और ललित निबंधों का बाहुल्य था। अंग्रेजी के निबंधों के अनुवाद भी सामने आए। इस काल के प्रमुख निबंधकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पदम सिंह शर्मा। इन निबंधकारों ने साहित्य की महत्ता, नाटक, उपन्यास, समाज और साहित्य कला का विवेचन, कर्तव्य पालन, फिर निराश क्यों जैसे प्रेरणात्मक विचारात्मक निबंध लिखे। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम जैसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे। इस काल में निबंधों की भाषा में विचार अभिव्यक्ति के लिए लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियाँ जो हैं इनको महत्व मिला। निबंध प्रभावव्यंजक शैली ओज गुण से पूर्ण थे, प्रभावपूर्ण शैली से पूर्ण थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखक हैं। विचार भी थी और चिंतामणि में संग्रहित शुक्ल जी के निबंध न केवल विचार चिंतन से पूर्ण थे वरन मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी खरे थे। सरसता और गंभीर की विशेषता लिए शुक्ल जी वैज्ञानिक की तरह विषय का विश्लेषण करते थे। भाव मनोविकारों पर लिखे उनके निबंध भय, क्रोध, ईर्षा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति 1912 से 1919 ईस्वी में नागरिक विचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जो बाद में चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित हुए। इन निबंधों में शुक्ल जी मनोविज्ञान की तरह भावों की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करते हैं। शुक्ल जी के अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद विचारपरक व गंभीर निबंधकार हैं। उनके निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। प्रसाद के अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने साहित्यिक विषय तथा नारी समस्याओं पर गहराई से विश्लेषण कर निबंध लिखे, जो हैं श्रृंखला की कड़ियों में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात में संग्रहित निबंध, शांतिप्रिय द्विवेदी का कवि और काव्य, शिवपूजन सहाय का कुछ निबंध संग्रह, रघुवीर सिंह ताज महत्वपूर्ण हैं। ऐसे सभी लोगों ने अपनी अपनी शैली में अपने अपने अनुसार निबंध लिखे। भावात्मक शैली से निबंधकारों में राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, भदंत आनंद, कौत्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख हैं। ललित निबंध में की दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष का फूल, आम फिर बौरा गए, ठाकुर जी का बटोर, कुटज निबंध सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करते हैं। इन निबंधों में मनुष्य की महत्ता पर जोर दिया गया। 1940 के प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के निबंध आत्मनेन पद और भवंती में मिलते हैं। व्यंग्य निबंधकारों में हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, रविन्द्रनाथ त्यागी आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। ये सभी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार लेखक। हिंदी निबंध के क्षेत्र में ललित निबंध विधा महत्वपूर्ण विधा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध विधा के पुरोधा पुरुष हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, श्याम सुंदर दुबे, रमेश चंद्र साय, अमृत राय, निर्मल वर्मा, श्री राम परिहार आदि निबंधकारों ने हिंदी ललित निबंध को समृद्ध किया। तो ऐसे यहाँ ये निबंध हमारा आगे बढ़ा।
आगे अन्य विधाएं हैं जीवनी। जीवनी में क्या लिखा गया? अपने जीवन के बारे में लिखा गया। तो जीवनी तो किसी दूसरे के जीवन के बारे में भी लिख सकते हैं। जीवनी साहित्य की रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति या महापुरुषों को केंद्र में रखकर लिखी जाती है। जीवनी में जन्म से लेकर मृत्यु तक की महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से जीवनी का नायक का चित्रण किया जाता है। जीवनी लेखन पूर्व ग्रह से मुक्त तटस्थ भाव से लिखना आवश्यक है। विषय की दृष्टि में 5 भेद होते हैं, जैसे संत चरित्र, ऐतिहासिक चरित्र, राष्ट्र नेता, विदेशी चरित्र और साहित्यिक चरित्र। इन सब के मुख्य केंद्र बिंदु में रखकर जीवनियाँ को लिखना प्रारंभ करते हैं। कुछ प्रमुख जीवनियाँ हैं गोपाल शर्मा शास्त्री कृत स्वामी दयानंद स्वामी, सुशीला नायर द्वारा लिखी बापू के कारावास की कहानी, जगमोहन वर्मा कृत बप्पा रावल, बुद्धदेव संपूर्णानंद कृत हर्षवर्धन। छत्रसाल राजनीतिक चरित्रों में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी की जीवनियाँ महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक चरित्रों में अमृत राय कृत कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा, शरद चंद्र चटर्जी पर आधारित उल्लेखनीय जीवनियाँ हैं। तो कुछ जीवनियाँ आगे चल के जीवनियाँ भी लिखी गई। ऐसे ही जीवनियों के रूप में आत्मकथा खुद के द्वारा स्वयं की आत्मकथा लिखी गई। जीवनी में जीवन वृत्तांत दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। आत्मकथा में निष्पक्षता आवश्यक है। गुण दोषों का तटस्थ विश्लेषण तथा काल्पनिक बातों घटनाओं से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रवाह व रोचकता भी आवश्यक है। अगर रोचकता नहीं होगी तो कौन पढ़ेगा आत्मकथा को। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक है। भारतेंदु कृत कुछ आप बीती कुछ जग बीती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, राहुल संकृत्यायन की मेरी जीवन गाथा के अतिरिक्त डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो 4 खंडों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर दूर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक प्रसिद्ध लोकप्रिय आत्मकथाएं हैं। ऐसे ही यहाँ आत्मकथाएं लिखी गईं। आगे रेखाचित्र भी लिखे जाने लगे। तो आइए जानते रेखाचित्र क्या होते हैं। रेखाचित्र संस्मरण, अतीत के अनुभवों और प्रभावों को शब्दों के माध्यम से जब अभिव्यक्ति मिलती है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। सरस्वती में रामकुमार, खेमका रामेश्वरी, नेहरू के यात्रा संस्मरण, सुधा 1921 में, वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण, झलक 1938 में, हरिऔध की स्मृतियाँ हंस 1937 का और प्रेमचंद की स्मृति अंक स्मरण की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, कन्हैया मिश्र, प्रभाकर महादेवी वर्मा के नाम प्रसिद्ध हैं। रेखाचित्र की विधा संस्मरण से मिलती जुलती है। इसमें लेखक शब्दों के माध्यम से व्यक्ति का पूर्ण चित्र उद्घाटित करता है। रेखाचित्र में कथा का आभास मिलता है। उसकी अलग अलग शैलियाँ मिलती हैं। कथा शैली, वर्णन शैली, आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, संबोधन शैली, संवाद शैली। रेखा चित्रकारों में महादेवी जी ने अतीत के चलचित्र में नारी पीड़ा के अनेक रूप चित्रित किए। इसके अतिरिक्त स्मृतियाँ भी रेखाएं पद के साथ ही मेरा परिवार, जिसमें पशु पक्षियों के परिवार के अंग के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने देश विदेश के कई महान व्यक्तियों का रेखा चित्र द्वारा अंकित किया है। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पाँव और कृष्णा सोबती का हम हशमत आदि रेखा चित्र उल्लेखनीय हैं। ऐसे ही यात्रा वृत्तांत लिखे गए। कहीं कोई गया घूमने, उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत
अपने भावों में लिखा। जैसे यात्रा साहित्य में अलग अलग स्थानों की यात्रा रोचक और ज्ञानपरक वर्णन मिलता है। राहुल साकृत्यायन ने तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा, जिसमें वे घुमक्कड़ी को रस की तरह बताते हैं। कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। भगवत शरण उपाध्याय, वो दुनिया सागर की लहरें पर आगे अरे यायावर रहेगा याद। निर्बल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी कमलेश्वर, खंडित यात्राएं बेगड़, अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा आदि। ऐसे ही पत्र साहित्य हैं, तो ये पत्र साहित्य लिखे गए। पत्र साहित्य, पत्र प्रकाशन महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्र लेखक का व्यक्तित्व और उसकी आत्म प्रकाशन की क्षमता पत्र के विधायक तत्व हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं, पत्र साहित्य का महत्व इसलिए मान्य है कि उसमें पत्र लेखक मुक्त होकर अपने को व्यक्त कर सकता है। पत्र का शिल्प लेखक की अपनी निजी क्षमता, संवेदना और कला पर भी निर्भर करता है। हिंदी साहित्य में इस विधा का विकास 1950 के बाद माना जाता है। बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पदम सिंह शर्मा के पत्र, किशोरी दास वाजपेयी द्वारा संकलित साहित्यकारों के पत्र, हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र के अतिरिक्त ज्ञानोदय का पत्र अंक के रूप में ज्ञान विचार चिंतन का रूप पत्र विधा के माध्यम से विकसित होता है। इन प्रमुख विधाओं के अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार भी गद्य की मुख्य विधाएं हैं। तो यहाँ गद्य की ये कुछ विधाएं हैं। आगे है कहानी का स्वरूप, तत्व एवं विशेषताएं। हिंदी गद्य साहित्य में कहानी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। संसार के सभी प्राचीन साहित्य की में कहानियों की बृहत परंपरा मिलती है। मनुष्य ने जब से बोलना सीखा है तभी से यह घटना अभिव्यक्ति करने लगी है और यहीं से कहानी जन्म हुआ। कहानी में एक घटना चरित्र की समस्या को केंद्र में रखा जाता है। कहानी की परिभाषा है, कहानी में किसी निश्चित परिभाषा में बांधा जा सकता है, किंतु फिर भी भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो कहानी जो है किसी एक अंक की विधा है। प्रेमचंद के शब्दों में कहानी में बहुत विश्लेषण की आवश्यकता या गुंजाइश नहीं होती है। यह हमारा उद्देश्य मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंश दिखाना है। श्रीगुप्त विद्यालंकार के अनुसार घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम ही एकांकी है। ऐसे ही विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कहानी को व्यापक स्तर पर देखते हुए मानते हैं कि जीवन का प्रतिक्षण एक सारगर्भित कहानी है। इस प्रकार कहानी का संवेदनापूर्ण विशिष्ट दृष्टिकोण या उद्देश्य को लेकर जीवन की किसी घटना या चरित्र का रोचक व प्रभावशाली चित्रण है। कहानी में छोटे संवाद, चरित्रों की संख्या सीमित एवं स्वरूप जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। विविध उद्देश्यों व कथा वस्तु के आधार पर कहानियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है, जैसे कथानक प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान। विविध कहानियाँ। कथानक प्रधान कहानियों में कथा तत्व के साथ ही वर्णन इतिवृत्त को भी महत्व मिला है एवं कौतूहल और प्रवाह का प्राधान्य रहा। चरित्र प्रधान कहानी में चरित्र विश्लेषण को महत्व मिला है। इस दृष्टि से प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा आगे की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे उसने कहा था, कफन एवं नंबर 10 आदि। वातावरण प्रधान कहानी में ऐतिहासिक वातावरण या घटनाओं को महत्व मिला है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानियों में पुरस्कार, आकाशदीप, ममता, प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी, गोविंद बल्लभ पंत की जूठा आम
इस प्रकार की कहानियाँ हैं। विविध कहानियों में हास्य व्यंग एवं प्रतीकात्मक कहानियों का सम्मिलन किया जा सकता है। प्रेमचंद में मोरू राम शास्त्री यशपाल की कुत्ते की पूछ, अज्ञे की अशत्रु या हरशंकर प्रसाद की कहानियों में इसमें रखी जा सकती हैं। जैसे कहानी के ऐसी ही कहानियाँ लिखी गई। कहानी के मुख्य रूप से तत्व हैं। कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए जाते हैं: कथानक, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, भाषा, शैली, उद्देश्य। तो ये कहानी के मुख्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। कथानक है। कथानक कहानी की नींव होता है। कहानी की कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, काल्पनिक हो सकती है। कथानक को संगठन के 3 भागों में बांटा जाता है: आरंभ, मध्य, चरम, सीमा या अंत। कथानक का आरंभ आकर्षक, जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। शीर्षक कथानक के आरंभ से पूर्ण तक होना चाहिए। विषय के अनुकूल, निश्चय बोधक हो और या छोटा हो। ऐसे ही पात्र हैं। पात्र, चरित्र, चित्रण कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कहानी चरित्रों के आधार पर आगे बढ़ती है। प्रेमचंद लिखते हैं, जब हमारे चरित्र इतने सजीव और आकर्षक होते हैं कि पाठक अपने को उसके स्थान पर समझ लेता है, तभी उसे कहानी में आनंद प्राप्त होता है। अगर लेखक ने अपने पात्रों को के प्रति पाठक में यह सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी तो वह अपने उद्देश्य से असफल है। पात्र सजीव, कथानक या वातावरण के अनुकूल, उनकी वेशभूषा, भाषा होनी चाहिए। कहानी छोटी होती है, अतः उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। तो यह प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया कि कहानी जो है रोचक होनी चाहिए, तभी पाठक जो है, श्रोता पाठक उसको पढ़ेगा और सुनेगा। कथोपकथन, संवाद। संवादों के माध्यम से पात्र जीवंत होते हैं तथा कथानक सजीव होता है। कथोपकथन पात्रों के अनुकूल, स्वाभाविक होना चाहिए। संक्षिप्त, सरल, तर्कयुक्त और कौतूहलपूर्ण संवाद होना चाहिए जिसमें प्रभाव उत्पन्न हो। ऐसे ही देशकाल, वातावरण। कहानी में देशकाल, वातावरण विशिष्ट महत्व रखता है। युग के अनुसार वेशभूषा, रीति रिवाज, विचार, भाषा, शैली आवश्यक है। विशेष रूप से ऐतिहासिक कहानियों या ग्रामीण परिवेश से जुड़ी कहानियाँ या विदेशी वातावरण पर आधारित कहानियों में इनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे उसकी भाषा शैली भी समृद्ध होनी चाहिए। कहानी को सजीवता प्रदान करने में भाषा का विशेष महत्व है। भाषा एवं सुगठित वाक्य विन्यास युक्त भाषा वातावरण को चित्रित करने में सहयोगी होती है। बहुत क्लिष्ट तत्सम शब्दों वाली भाषा बोझिल करती है तथा पाठक को दूर कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि कहानी लोकप्रिय विधा उस भाषा का प्रयोग हो जो जीवन से निकट और किंतु देशकाल का ध्यान में रखकर प्रयोग की गई हो। यदि देशकाल ऐतिहासिक परिवेश का राज दरबार या विशेष काल से संबंधित है तो भाषा उसी के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी के मुख्य 4 शैलियाँ हैं, जैसे ऐतिहासिक शैली, आत्मचरित शैली, पात्रात्मक शैली और डायरी शैली। उद्देश्य का केंद्रीय भाव। कथा साहित्य का साधारण उद्देश्य मनोरंजन माना जाता है, किंतु यह उद्देश्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि विशुद्ध मनोरंजन साहित्य की सार्थकता को नष्ट कर देता है। कहानी की रचना किसी उद्देश्य को आधार बनाकर की जाती है। उसमें एक ऐसी मूल संवेदना होती है जिसका अनुभव कर पाठक उसके विषय में सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। इसे कहानी का केंद्रीय भाव कहा जा सकता है। मर्म या उद्देश्य कहानी का प्राण तत्व होता है। ऐसी कहानी की बहुत विशेषताएं भी होती हैं। निबंध का धात्वार्थ है सुगठित, कसा हुआ, बंद, जिसका अर्थ होता है बंधा हुआ। परिमार्जन, तो ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, इसको समझ भी चुके हैं। ऐसे ही निबंध का अर्थ होता है ऐसे, इंग्लिश में उसको ऐसे बोलते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य की कवियों में या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार
निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति संबद्धता के साथ किया गया हो। ऐसे ही निबंध लेखक के निजीपन या व्यक्तिगत विचार अनुभूति से परिपूर्ण होते हैं। जैसे वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? इस प्रकार के निबंध प्रायः किसी दर्शनीय स्थल, मेले, तीर्थ स्थान, प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होते हैं। इनमें भाषा प्रसाद गुण संपन्न, सरस, सजीव होती है। इसमें चित्रात्मकता महत्वपूर्ण होती है। हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो उसका चित्र भी प्रस्तुत होना चाहिए ना हमारे दिमाग में। हम जब किसी भी चीज़ का वर्णन करें तो उसकी पिक्चर अपने आप ही हमारे दिमाग में बन जाती है। ऐसे ही कथात्मक, इन निबंधों में काल्पनिक व्रत, आत्मचरितात्मक प्रसंग, जीवनी, आत्मकथा, पौराणिक कथा का उपयोग किया जाता है। कथा तत्व इसमें प्रमुख होता है। दिनकर का कबीर साहब से भेंट इसी प्रकार के निबंध है। तो कथा, जो पुराने कथाएं प्रस्तुत की गई हैं उनको हमने अपने निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे ही विचारात्मक, इस प्रकार के निबंधों में सुव्यवस्थित रूप से विषय पर विचार व्यक्त होते हैं। इनमें तर्क, चिंतन प्रधानता होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसात्मक बोध के विविध रूप का कविता क्या है? निबंध इसी श्रेणी का है। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है। भावात्मक, इस प्रकार के निबंध आत्माभिव्यंजनात्मक तथा भाव प्रधान शैली में लिखे जाते हैं। इसमें कल्पना का काव्य तत्व का भी समावेश होता है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम, डॉक्टर रघुवीर सिंह का फतेहपुर सीकरी, इस प्रकार के निबंध महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। निबंध के इन प्रमुख भेदों के अतिरिक्त हास्य, व्यंग परक निबंध भी मिलते हैं। इनमें हरिशंकर परसाई एवं शरद जोशी के व्यंग निबंध प्रमुख हैं। भारतेंदु काल में निबंध लिखित शिव शंभू का चिट्ठा, यमलोक की यात्रा भी व्यंग विनोद भाषा में लिखे गए हैं। निबंध शैली के आधार पर ही लेखकों की में भिन्नता तथा उनकी विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है। भाषा शैली में बाह्य और आंतरिक दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। निबंध के आवश्यक तत्व, निबंध लेखन के लिए आवश्यक तत्व हैं एकान्विति निबंध के लिए आवश्यक है, उसमें एक सूत्रता हो। निबंध में किसी विषय का विश्लेषण करते समय बिखरे हुए विचारों या खंड खंड में बटे हुए विचारों का विश्लेषण एक बिंदु से आरंभ कर विकसित करना चाहिए तथा बिखराव से बचाना चाहिए। आत्मतत्व की प्रधानता, निबंध में आत्मतत्व की प्रधानता होती है। निबंधकार के व्यक्तित्व और शैली का प्रभाव भी पाठक से उसकी आत्मीयता स्थापित करता है। प्रसिद्ध निबंधकार लैम्ब ने एक स्थान पर लिखा है, मैं अपने पाठक से बातचीत करता हूँ। कलात्मकता, निबंध कलात्मकता से पूर्ण होना चाहिए। उसमें ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो छोटे आकार में वह रस निर्मित कर पाठक को रसास्वादन दे। इसके लिए विषय की रोचकता के साथ भाषा शैली भी रोचक होनी चाहिए। रोचकता का यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें स्तरहीनता हो। निबंध गठन में विषय की अनुरूप गंभीरता, ओज आवश्यक है। व्यंग निबंधों की भाषा व्यंग्यपूर्ण, तीखी, मार्मिकता होनी चाहिए। इस प्रकार निबंध विधा निरंतर विकासशील है। ऐसे ही लोक साहित्य भी लिखे गए। आदिम मनुष्य की सृजनात्मकता जिन विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्ति होती रही है उनमें भाषा एक सशक्त माध्यम रही है। भाषा को ना पा लेने के बाद मनुष्य ने अपने सुख दुख, अपने हर्ष उन्मर्ष को जिन गेय तथा आख्यानक रचनाओं में व्यक्त किया है वे सभी रचनाएं लोक साहित्य में परिगणित
होती हैं। लोक के अनुभव और विचार जब भाषा के स्तर पर कलात्मक संरचना की अभिव्यक्ति होते हैं, तब लोक साहित्य साकार होता है। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कहावतें, लोक मुहावरे आदि का समावेश होता है। लोक साहित्य का सीधा संबंध लोक जीवन से है। लोक परंपराएं और लोक जीवन के मूल्य लोक साहित्य में समाहित होते हैं। लोक साहित्य समूह जीवन की चित्रवृत्तियों का उद्घाटक है। अतः लोक साहित्य की रचना सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन में के क्रम में लोग समाज विभिन्न जीवन आवश्यकताओं के कारण जिन अनेक स्तरों से गुजरता रहा है, उसमें यायावरी जीवन पद्धति से कृषि कर्म से जुड़े जीवन पद्धति का लोक साहित्य निरंतर अपनी उपस्थिति प्रकट करता रहा है और अपनी आंतरिक प्रयोगशाला के कारण अपने समय और समाज की अभिव्यक्ति करने में सक्षम सिद्ध होता रहा है। प्रारंभिक लोक साहित्य प्रकृति प्रेरित संवेदनाओं में से निष्पन्न थे, जबकि ग्राम समूह स्तर पर रचा जाने वाला लोक साहित्य लोक संस्कारों की कर्मकांडीय परंपराओं में विकसित हुआ। लोक साहित्य लोक श्रम उससे निष्पन्न फलान्वित के आनंद की अनुभूतियों से परिपूर्ण है। प्रकृति संस्कार और जीवनचर्या के साथ साथ मनुष्य की संवेदनाओं की सहज अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य में केंद्रित है। ऐसे ही जीवनगत विभिन्न व्यावसायिक क्रिया पद्धतियों का समावेश लोक साहित्य में रहता है। अतः लोक साहित्य उन सभी तरह की जीवन रचनाओं, चर्चाओं, संप्रेरणाओं से भी अपना उत्प्रेरण प्राप्त करता है। अपने इसी शक्ति के कारण लोक साहित्य सामाजिक परंपराओं को अपने कलेवर में संजोए हुए है। समाज के अनेक प्रामाणिक अनुभूतियों और विचार प्रणालियों का लेखा जोखा लोक साहित्य में समावेशित है। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लोक साहित्य के प्रणयन के लिए काफ़ी उर्वर रहा है। मध्य प्रदेश वह भूमि है जहाँ जीवन में अपनी आंखें सृष्टि रचना के प्रारंभिक काल में खोली। जंगलों, पहाड़ों, नदियों, समतली भू भौतिक संरचना के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जो लोक जीवन विकसित हुआ, वह विभिन्न लोकांचलों को रूपायित करता है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश के मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न लोक संस्कृतियों का अभ्युदय हुआ। इन अंचलों में अपनी क्षेत्रीय बोलियों भी अस्तित्व में आई। इन बोलियों में मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली बोलियां प्रमुख है। इन बोलियों में रचा गया साहित्य ही मध्य प्रदेश का लोक साहित्य माना जाता है। तो यहाँ हमारा गद्य खंड समाप्त होता है। यहाँ हमने जाना विभिन्न गद्य की विधाओं के बारे में और गद्य के प्रकार के बारे में। गद्य जो पद्य और गद्य की भाव के बारे में जाना। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में पाठों को शुरू करेंगे। धन्यवाद।